दोस्तों, अपराधी चाहे कितने भी शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम ही क्यों ना दे दे, पर कोई ना कोई गलती जरूर कर जाता है और उसकी वही एक छोटी सी गलती उसे सलाखों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी हो जाती है। दरअसल आज की कहानी में एक महिला की बड़ी शातिर तरीके से हत्या तो कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद से पुलिस मात्र 24 घंटों के अंदर ही इस केस का खुलासा भी कर देती है। लेकिन पुलिस जब अपराधी को पकड़ करके थाने में लेकर आती है और लोग जब उसे देखते हैं तो देखने के बाद एकदम से हैरान रह जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं मुसाफिर क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की। दरअसल बदायूं के वजीरगंज थाने के अंतर्गत एक गांव आता है ब्यौली, और इसी ब्यौली गांव का रहने वाला है 37 वर्षीय ओम शरण, जो शादी ब्याह में टेंट लगाने का काम करता है। ओम शरण के परिवार में उसकी पत्नी 35 वर्षीय अमरावती के अलावा 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। ओम शरण अपने काम धंधे से इतना पैसा तो ज़रूर कमा लेता है जिससे वो अपने परिवार के साथ बेहतर तरीके से गुजारा करता है। बात कर रहा हूँ मैं 30 जुलाई 2025 की। दरअसल ओम शरण जो अपनी पत्नी के साथ इसी पूर्णागिरी में माता का दर्शन करने के लिए जाता है, लेकिन जब उधर से वापस अपने घर के लिए रिटर्न होता है वो लेट हो जाता है और रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास ट्रेन के माध्यम से वो बरेली स्टेशन पे पहुंचता है। चूँकि रात्रि के 11 बजे जब वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ से उसे कोई गाड़ी नहीं मिल पाती है जिससे वो घर आ सके। इसीलिए ओम शरण अपने साले भगवान दास के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि मैं पत्नी के साथ बरेली जंक्शन पे हूँ, दरअसल मैं तुम्हारे गांव में आ रहा हूँ, अपनी बाइक लाकर मुझे दे दो ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ घर जा सकूँ। दरअसल ओम शरण की जो पत्नी है अमरावती का मायका इसी बरेली के आंवला थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोतीपुरा गाँव में पड़ता है। उसके बाद से ओम शरण अपनी पत्नी को लेकर के गाड़ी के माध्यम से मोतीपुरा गांव में पहुंचता है, लेकिन अपने ससुराल में नहीं जाता है, बल्कि गांव के बाहर ही अपने साले को बाइक के साथ बुलाता है। और इधर भगवान दास जब अपनी बाइक लेकर के अपनी बहन और जीजा के पास पहुंचता है, तब तक रात्रि के लगभग 11:50 हो चुका था। इसीलिए ओम शरण अपने साले से कहता है कि एक डंडे का भी इंतजाम कर दो, रास्ता सुनसान है, रास्ते में कोई खतरा ना हो। हालांकि भगवान दास अपनी बहन और जीजा से कहता है कि रात काफ़ी हो चुकी है, आज रात को आप लोग यहीं पे ठहर जाइए, सुबह चले जाइएगा। लेकिन ओम शरण अपने साले को जवाब देते हुए कहता है कि बच्चे घर पे अकेले पड़े हैं, इसलिए किसी भी हालत में हमें घर जाना ही पड़ेगा। जब डंडे के लिए कहता है, उसके बाद से भगवान दास एक बंका यानी कि तेजधार हथियार भी ला करके ओम शरण को दे देता है। उसके बाद से ओम शरण उसी बाइक पर अपनी पत्नी को बिठा करके घर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन जैसे ही आधे घंटे का समय गुजरता है, आखिरकार रात्रि के 12:15 के आसपास फिर से ओम शरण अपने साले भगवान दास के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि कुछ बदमाशों ने मेरे और मेरी पत्नी के ऊपर हमला कर दिया है और उन्होंने तुम्हारी बहन की हत्या कर दिया है, तुम जल्दी से आ जाओ। भगवान दास अपने जीजा से सवाल करता है कि इस वक्त तुम कहाँ पे हो? तो इस पे ओम शरण अपने साले को जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल मैं आंवला वजीरगंज रोड पे मौजूद हूँ, काफ़ी सुनसान जगह है, यहाँ पे जल्दी से आओ क्योंकि मुझे काफ़ी डर लग रहा है। जब इस तरह की बातें कहता है, उसके बाद से भगवान दास अपने जीजा को समझाते हुए कहता है कि तुम फ़ौरन 112 नंबर पे कॉल करो, इस बात की जानकारी पुलिस को दो, मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद से ओम शरण 112 नंबर पर कॉल करता है, इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है और पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि वाकई में सड़क किनारे ओम शरण की पत्नी अमरावती की डेड बॉडी पड़ी है। हालांकि पुलिस जब अमरावती की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पे कई जगहों पे चोट और घाव के निशान था। हालांकि पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में ओम शरण से पूछताछ करती है तो ओम शरण पुलिस वालों का जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मैं अपनी पत्नी को बाइक पे बिठा कर घर जा रहा था, तभी सामने से लगभग 4 लोग जो पैदल चल करके आए हमारा रास्ता रोक लिया और फिर मेरी पत्नी के जेवर मांगने लगे। जब मेरी पत्नी जेवर देने से इनकार की, उसके बाद से उन्होंने तेजधार हथियार से हमला किया, उसकी हत्या कर दिया। साथ ही साथ
मेरे ऊपर भी हमला किया और मुझे गन पॉइंट पर लेकर के धमकी देते हुए यहाँ से फरार हो गए। ओम शरण जब ये सारी बातें पुलिस को बताते हैं, उसके बाद से पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर ओम शरण के ही तहरीर पे अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करके इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस जब ओम शरण को मेडिकल के लिए भेजती है और जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उसमें एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल ओम शरण का जब मेडिकल रिपोर्ट आता है तो उसमें बताया जाता है कि ओम शरण के शरीर पे कोई भी चोट और घाव का निशान नहीं है, जिसे देख करके पढ़ करके पुलिस को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि जब बदमाशों ने ओम शरण की पत्नी की पीट पीट करके हत्या कर दी है तो फिर उन्होंने ओम शरण को क्यों नहीं मारा। दरअसल उसी वक्त ही पुलिस को ओम शरण को लेकर के शक हो जाती है। लेकिन पुलिस अब अपने शक को यकीन में बदलने के लिए आखिरकार अगले दिन 31 जुलाई 2025 को पुलिस फिर से उस घटनास्थल पर जाती है और घटनास्थल की बड़ी बारीकी से जब मुआयना करती है तो आखिरकार घटनास्थल से थोड़ी ही दूरी पे अमरावती के मंगलसूत्र, उसके कान के झुमके और साथ ही साथ कुछ पैसे भी पुलिस को बरामद हो जाती है। खास करके वो डंडे भी बरामद हो जाती है जिससे अमरावती की पीट करके हत्या की गई थी। और पुलिस जब उस डंडे को बरामद करती है तो मालूम चलता है कि वो डंडा कोई और नहीं बल्कि ओम शरण के साला भगवान दास जो अपने जीजा को दिया था वही डंडा था। पुलिस को जैसे ये सारी चीज़ें मिल जाती उसके बाद सब पुलिस पूरा यकीन कर जाती है कि ओम शरण झूठ बोल रहा है। पुलिस इन्हीं सारी सबूतों के आधार पर आखिरकार ओम शरण को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस जब ओम शरण से उसकी पत्नी की मौत के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार ओम शरण भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ साहब, मेरी पत्नी की हत्या बदमाशों ने नहीं किया है बल्कि मैंने खुद किया है। लेकिन ओम शरण जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद अमरावती के ससुराल वाले भी एकदम से हैरान रह जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 6 महीने पहले। ओम शरण जो शादी ब्याह में टेंट लगाने का काम करता है, करीब 6 महीने पहले एक शादी समारोह में ओम शरण की एक महिला से मुलाकात होती है जिसका नाम है मन्नत। मन्नत जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास, जो तलाकशुदा है, उसका एक 2.5 साल का बच्चा है और ब्यूटी पार्लर चलाती है। शादी समारोह में मन्नत और ओम शरण की जब पहली बार मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दोस्ती होती है, अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और फिर फ़ोन के ज़रिए बातचीत करने लगते हैं। लेकिन बातचीत करते करते आखिरकार ओम शरण और मन्नत दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है और फिर इनके बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। लेकिन जैसे ही 2 महीने का समय गुजरता उसके बाद से मन्नत अब ओम शरण के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है और इसका नतीजा ये होता है कि आखिरकार ओम शरण भी अपनी पत्नी को बिना कुछ बताए ही चुपके से मन्नत से शादी भी कर लेता है। ओम शरण मन्नत से शादी तो कर लेता है लेकिन शादी के बाद उसे समय नहीं दे पाता है, जिसे लेकर के मन्नत भी परेशान रहने लगती है। दरअसल मन्नत बार बार ओम शरण के ऊपर दबाव डालते हुए कहती है कि जब तुमने मुझसे शादी कर लिया है तो अब तुम मेरे साथ रहो। इस पर ओम शरण मन्नत से सिर्फ एक ही बात कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहते हुए तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ। इधर अमरावती जब इन दोनों के बीच के रास्ते का रोड़ा बनने लगती है तो आखिरकार एक दिन मन्नत ओम शरण को समझाते हुए कहती है कि अब तुम्हारे पास मात्र एक ही रास्ता है कि तुम अपनी पत्नी को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो और अगर तुम अपनी पत्नी को नहीं मार सकते हो तो फिर तुम मुझे भूल जाओ। चूँकि ओम शरण भी मन्नत के बगैर नहीं रह सकता था, आखिरकार काफ़ी सोच विचार करने के बाद एक फ़ैसला लेता है कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटा देता हूँ। उसके बाद से ओम शरण अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने के लिए तरह तरह का प्लान बनाने लगता है और धीरे धीरे लगभग 4 महीने का समय भी गुजर जाता है। और जैसे जैसे समय गुजरता है इधर मन्नत जब ओम शरण के ऊपर बार बार दबाव डालने लगती है तो आखिरकार ओम शरण एक बड़ी ही खतरनाक प्लान बनाता है और इसी प्लान के तहत 30 जुलाई 2025 को अपनी पत्नी को लेकर के पूर्णागिरी में माता का दर्शन करने के लिए जाता है और जानबूझ करके वहाँ पे लेट कर देता है। दरअसल ओम शरण जानबूझ करके आखिरी ट्रेन पकड़ता है और रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास बरेली जंक्शन पे पहुँचता है
चूँकि उस वक्त वहाँ से कोई गाड़ी नहीं मिलती है उसके घर आने के लिए, इसीलिए अपने साले भगवान दास के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि मैं पत्नी को लेकर के तुम्हारे गांव में आ रहा हूँ, एक बाइक का इंतज़ाम कर दो ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ घर जा सकूँ, क्योंकि घर पे दोनों बच्चे अकेले पड़े हैं। बाइक की जब डिमांड करता है, भगवान दास भी बाइक देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से ओम शरण अपनी पत्नी को गाड़ी पे बिठा करके वहाँ से अपने ससुराल के गांव में जाता है, लेकिन अपने ससुराल में नहीं पहुंचता है बल्कि गांव के बाहर से ही अपने साले के नंबर पे कॉल करता है और फिर भगवान दास भी एक बाइक ला करके अपने जीजा को दे देता है। लेकिन ओम शरण अपने जीजा से ये भी कहता है कि सुनसान रास्ता है, रास्ते में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मुझे कोई तेज़धार हथियार दे दो ताकि रास्ते में हम अपनी सुरक्षा कर लेंगे। इसीलिए भगवान दास एक बांका यानी कि तेज़धार हथियार ला करके ओम शरण को दे भी देता है। उसके बाद से ओम शरण जब अपनी पत्नी को बाइक पर बिठा करके घर के लिए रवाना होता है और जैसे ही इसी आंवला वजीरगंज रोड पर एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, अपनी बाइक को रोक देता है और जो अपने साथ वो तेज़धार हथियार लेकर के आया था उसी हथियार से अपनी पत्नी के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से अमरावती की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से ओम शरण अपने आप को बचाने के लिए और इस पूरे वारदात को लूटपाट का अंजाम बताने के लिए एक प्लान बनाता है और इसी प्लान के तहत अपनी पत्नी के मंगलसूत्र, उसके जेवर और पैसों को लेकर के घटनास्थल से थोड़ी दूर झाड़ियों में फेंक देता है, साथ ही साथ उस तेज़धार हथियार को भी फेंक देता है और सबसे पहले अपने साले भगवान दास के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि लुटेरों ने तुम्हारी बहन की हत्या कर दिया है, तुम जल्दी से आ जाओ। ओम शरण बेहतर तरीके से प्लान तो बताता है। जब पुलिस को खबर करता है, पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो पुलिस को भी यही सारी कहानी बताता है, लेकिन पुलिस जब ओम शरण का मेडिकल जांच कराती है तो मालूम चलता है कि ओम शरण के शरीर पे कोई भी चोट और घाव का निशान नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस को लेकर उस पर शक हो जाती है और पुलिस जब घटनास्थल की फिर से मुआयना करती है तो आखिरकार घटनास्थल से थोड़ी ही दूरी पे पुलिस को वो हथियार भी और अमरावती के सारे जेवर भी बरामद हो जाती है। वाकई में ओम शरण जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस ओम शरण से फिर से सवाल करती है कि क्या इस हत्या के बारे में तुम्हारी प्रेमिका मन्नत को भी मालूम है। इस पर ओम शरण पुलिस वालों को जवाब देता है कि नहीं सर, मन्नत इस बारे में कुछ भी नहीं जानती है। लेकिन पुलिस जब मन्नत के बारे में पता लगाने के लिए खास करके ओम शरण के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स को निकालती है तो मालूम चलता है कि हत्या करने से पहले ओम शरण मन्नत से फ़ोन पे बातचीत तो किया ही था, हत्या के बाद भी मन्नत से बातचीत किया था। पुलिस को जैसी इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस इसी कॉल के डिटेल्स के आधार पर मन्नत को तो गिरफ्तार करती है। चूँकि मन्नत के पास उसका 2.5 साल का एक बच्चा था, इसीलिए पुलिस मन्नत को गिरफ्तार करने के बाद उसके बच्चे के साथ उसे भी जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, ना ही किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचानी है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।